यूपीएससी कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। एथिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और एथिक्स में आज के जो टॉपिक है वो वैल्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। बेसिक्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि एथिक्स में क्या कुछ होता है, क्या डायमेंशंस होते हैं। और एथिक्स में जो मोरालिटी की बात करते हैं हम, वैल्यूज़ की बात करते हैं हम, एटीट्यूड की बात करते हैं हम, ठीक है, मोरल्स की भी बात करते हैं, मोरल्स एंड मोरालिटी। ठीक, तो आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो हमारा वैल्यूज़। बोलते हैं आप वैल्यूएबल नहीं है, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं, आपके अंदर वैल्यूज़ नहीं है, तो आखिर वो वैल्यू होता क्या है, ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, आइडियल्स है, ठीक, वैल्यूज़ क्या है, आइडियल्स है जो किसी भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और नेशन को प्रेफर करता है, ठीक है। जैसे नेशन किसी चीज़ को प्रेफर करता है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई कंट्री इस्लामिक है, कोई कंट्री क्रिश्चियन कंट्री है, कोई बोलता है हम रिपब्लिक हैं, ठीक है, कोई बोलता है हम किंगडम है हमारा, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ जिन चीज़ों को रिफ़र करता है, या जो एक आइडियल्स जो एक कंट्री, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हम ये काम नहीं करते, हम ऐसे करते हैं, वो उनकी वैल्यूज़ होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती है, फिलॉसफी की बात है, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर चीज़ क्या होता है, देयर आर थिंग्स विच पीपल कंसिडर वर्दी ऑफ डूइंग, कि ये करना चाहिए, ओके। एंड दीज हेल्प इन डिटरमाइनिंग आवर प्रेफरेंसेस, कि हमारा प्रेफरेंस क्या होगा, विच हेल्प इन शेपिंग आवर सोसाइटी, कंट्री एंड सिविलाइजेशन। इन दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है। तो वैल्यूज जो है वो एथिक्स का एक बेस बनाता है, ठीक है, मोरालिटी का एक बेस बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेंटल एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। जैसे आप किसी गरीब को देखते हैं और आप यूं ही चले जाते हैं, ठीक है, फिर आप एक गरीब को देखते हैं और आप उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो वो आइडियल्स हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर है, ठीक है। वो उसकी वैल्यूज है जो उसको ट्रिगर कर रही है कि नहीं, आपको आगे बढ़ना है और आपको हेल्प करना है। तो ये चीज की बात होती है। अब इसको देख तो नहीं सकते कि क्या ट्रिगर कर रहा है, देयर इज नो थैनोस सिटिंग इनसाइड, आपके अंदर कोई थैनोस नहीं बैठा जो आपको धक्का मार रहा है कि करो यही करो, नो, इट्स इनर वॉइस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज होती है, कुछ सोसाइटी की होती है, कुछ एनवायरमेंटल वैल्यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, यूनिवर्सल होता है, रिलीजियस होता है, सिविल होता है, फिर मोरल वैल्यूज होता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम एक एक करके देख लेते हैं। इंडिविजुअल कोई भी जो है, मतलब अब पर्सनल लेवल पे जो होता है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी है, सर्वाइवल के लिए कोई ज़रूरी है, गुड जरूरी चीज़ है, लिबर्टी हो गया भाई, आपका फ्रीडम, ये सब जो है ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ के जो है वो है द प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजीज दैट अ पर्सन फॉलोज, ठीक है। तो भाई कुछ बोलते हैं कंजर्वेटिव हूं मैं, कुछ बोलते हैं लिबरल है, कुछ बोलते हैं मैं कंजर्वेटिव नहीं हूं, बट एक्चुअली में उनके सारे जो डूइंग्स हैं वो सब कंजर्वेटिव होते हैं। तो ये भी एक तरीके का है, वो पर्सनल इंडिविजुअल वैल्यू हो गया। सोशल वैल्यूज है कि सोसाइटी किसी चीज को कैसे परसीव करती है, कितना कंपनसेशन कोऑपरेशन है सोसाइटी में, ठीक है, टॉलरेंस कितना है, कंपैशन कितना है, वो सोशल वैल्यूज में आ जाते हैं, ठीक। आप प्रेफर क्या करते हैं खाने में, आप एनवायरनमेंट को किस तरीके से परसीव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पे ट्राइबल्स जो है, ट्राइबल्स बेसिकली पेड़ को कट करना अच्छा नहीं मानते हैं, वो उनकी वैल्यूज है। अर्बन सेंटर्स वाले हैं वो पेड़ को कट कर देते हैं क्योंकि वहाँ से धूप आती है या धूप को रोक देता है, तो कट करवा देते हैं, वो उसकी वैल्यूज है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि मैंने ऐसे बहुत सारे जगह देखे हैं, जैसे अर्बन सिटी में बहुत बढ़िया सोसाइटी है, ठीक है, एक रोड है, अब यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, अब इस पेड़ के होने की वजह से इस घर पे छांव नहीं आती है, सॉरी छांव आ जाती है, ठीक है, जब धूप निकलता है तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है, तो ये क्या करेंगे, ये इसको कट करा देंगे और घर में गमलों में पेड़ लगा रखे हैं। तो ये कौन से वैल्यूज है ये समझ नहीं आता कि एक बड़ा सा पेड़ को आप कट करवा देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में घर के अंदर प्लांट लगाते हैं आप, ठीक है, ये चीज है। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू है, दीज वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दैट guide an organization to do or to think in a certain way. Organization values present the foundation on which a company
is formed, sorry, and integrity and ethics, respect and innovation, ये सारी चीजें जो है उस कंपनी की इन्वॉल्व रहती हैं। अब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारी कंपनी है, जैसे बीच में एक बात आई थी कि टाटा कंपनी जो है, टाटा TCS जो है, वो उसने अपने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला ड्यूरिंग द क्राइसिस, ड्यूरिंग द कोविड। तो ये उनके वैल्यूज है। वहीं बहुत सारी कंपनियां हैं जो नुकसान झेलने से बेटर उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयज को कट कर देते हैं, तो वो उनके वैल्यूज हैं। ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इंक्लूड ह्यूमन डिग्निटी, अचीवमेंट ऑफ इक्वालिटी, सोसाइटी में कितना इक्वालिटी को अचीव किया गया है, एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, किस किस तरीके के राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, जितनी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो सोसाइटी में, जो एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के रहती हैं, उसमें किस तरीके से आपके राइट्स को, जेंडर इक्वालिटी को, सेकुलरिज्म को, टॉलरेंस को, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में आती है। यूनिवर्सल वैल्यूज है, ये किसी भी कंट्री के मोहताज नहीं है। पीस, फ्रीडम, सोशल प्रोग्रेस, इक्वल राइट, ह्यूमन डिग्निटी, ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो ऑल ओवर द ग्लोब या हर जगह में होना चाहिए। रिलीजियस वैल्यूज, पर्सन बिलीव इन अ पर्टिकुलर रिलीजन, थॉट एंड इज guided for reasoning between good and bad. फॉर एग्जाम्पल टुगेदरनेस, जैसे एक कॉमन सी बात है जो बोलते हैं ना कि भगवान एक है, ये बात हर रिलीजन में बोली जाती है, गॉड इज वन, ठीक है, हर रिलीजन में ये बात बोलते हैं, बट स्टिल दे फाइंड कि वो सामने वाला जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, वो डोमिनेंट है और उसको खत्म करना है। स्टिल दे नो दैट गॉड इज वन। सिविल वैल्यूज है, ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं दैट गाइड इन डू एंड डोंट्स ऑफ द सिटीजन, ठीक है, जैसे आप जा रहे हैं तो रेड लाइट है तो आपका रुक जाना है, वो आपका सिविल राइट है, ठीक है। तो ये चीज है। मोरल वैल्यूज, ये प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टिव्स होते हैं विच एनेबल अस टू फॉलो अ पाथ इन सम फिलोसफिकल थॉट, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, लॉयल्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, टॉलरेंस हो गया। अब आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपने किसी को मुसीबत में देखा, उसका गाड़ी जो है पंचर हो गया या पेट्रोल खत्म हो गया, आप रुक जाते हैं, मोरल वैल्यूज है कि नहीं मुझे हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो दीज वर द वैल्यूज। कैटेगरीज थे अलग अलग तरीके की। अब वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? देखिए, एजुकेशन वो चीज़ है जो किसी भी इंसान के अंदर जो है वैल्यू को डेवलप करने में हेल्प करता है। ओके, और इसी में मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार का एक लेटर मिला जिसमें एक सिटीजन ने, एक सर्वाइवल था, नाजी कैंप का सर्वाइवल था, उसने ये लेटर लिखा था टीचर्स को मतलब एड्रेस करते हुए। ओके, तो उस लेटर में क्या था कि डियर टीचर्स, वो ये कहना चाहता था कि इस कैंप को बनाने वाले बच्चे, बूढ़े, औरतें और सबको मारने वाले पढ़े लिखे थे। एजुकेटेड वर्ड उसने यूज किया है। एजुकेटेड थे, ट्रेंड थे, स्किल्ड थे, और फिर भी उन्होंने सारे ह्यूमंस को मतलब किल किया, और इंटेंशनली किल किया कि हाँ मारना है। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि किस तरीके का, टीचर्स से क्वेश्चन कर रहे थे कि टीचर्स आखिरकार किस तरीके के एजुकेशन को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेसिक ह्यूमन राइट और डिग्निटी को नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, तो लिटरली एजुकेशन का मीनिंग, ट्रू मीनिंग समझना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखते हैं कि अगर आप अभी, आई एक्सपेक्ट कि वीडियो आप देख रहे हैं तो आप ग्रेजुएट ही होंगे या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपकी जो समझ है इतना कुछ पढ़ने के बाद आया है, तो आप फिर अपने से जो छोटे हैं, जो लेबर है, डेली वर्कर, डेली वेज वर्कर है, उससे, या फिर आप जो सब्जी वाला है, या नॉर्मल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? वो आपके थॉट की बराबरी नहीं कर सकता। आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि वो जैसा आप सोच रहे हैं कि देश के लिए ऐसा होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना, वो ऐसे नहीं सोच सकता है। क्यों नहीं सोच सकता? उसका एक बेसिक कारण है, क्योंकि आपकी ये सोच इतने प्रोसेस के बाद होने के बाद पहुंची है। वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरा है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन यही है कि मैं सोच रहा हूं तो वो भी सोचे। तो इन दो चीजों में डिफरेंस जरूर करना आना चाहिए आपको। Education is the most powerful weapon through which you can change the world. It has rightly said by Nelson Mandela that education can bring the change we want to see in the world.
इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी कोई बात कहता है तो बोलते हैं इस किताब में लिखा है, मान लेते हैं। आप जब एग्जाम्पल देते हैं कि इसमें ये लिखा है, मान लेते हैं लोग। महाभारत में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, इसीलिए तो लोग मानते हैं, पढ़ते हैं लोग, एजुकेशन है, मानते हैं। इट रिप्लेस द एम्प्टी माइंड विद अ ओपन वन, and the aim of education should not be to impact knowledge alone but to inculcate strong values in young mind। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यंग माइंड्स को लेकर के बहुत सारी बातें कही है, वैल्यू एजुकेशन को लेकर के। आप उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ सकते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम आवर एजुकेशन सिस्टम लेज एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन एंड नॉट ऑन द वैल्यूज। ऐसा नहीं है, बहुत सारे सनातन धर्म के से इंस्पायर्ड स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो अलग अलग तरीके से मोरल वैल्यूज़ को लेकर के क्लासेस रन करती हैं और स्कूल चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अपने इंडिविजुअल रन करते हैं। देयर इज मेयर रोट लर्निंग ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड द प्रेजेंस पर्सन्स आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग डज नॉट डेवलप देयर। ठीक, अब ये जो चीज़ है ये इसलिए होता है, देखिए हम एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा तो लूप होल है ही है। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्या है कि हम एजुकेशन को क्यों परसीव करते हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आज के डेट में इंडिया कहने का मतलब आप लोग शहर में रहते हैं तो शहर तक मत लिमिट करना अपने आप को। हमारे साथ ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फैक्ट, कोई फिनोमिना, किसी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं सर ऐसा नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, हमने तो नहीं देखा। और कहाँ नहीं देखा, दिल्ली एनसीआर में नहीं देखा। तो दिल्ली एनसीआर इज नॉट इंडिया, ओके, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया। तो मेजोरिटी ऑफ द जगह पे क्या होता है, हमें प्रॉब्लम उससे हो जाती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आज की डेट में ये डिमांड खत्म कर दी जाए कि भाई पढ़े लिखे लड़कियों की जरूरत नहीं है शादी के लिए, मैरिज इज स्टिल एन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ओके, और ये पूरी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आज के डेट में ये खत्म कर दिया जाए कि पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप सोच करके देखिए कि कितने % ऐसी फैमिलीज होंगी जो अपने बच्चों में, जो लड़कियों में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगी। देनो जरूरत नहीं है, लड़की पराई धन होती है, उसको तो जाना ही है, हमारे लिए तो वो है नहीं। और शायद यही वजह है कि लड़कियों को उतना ही पढ़ाया जाता है जितनी शादी की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कभी था 5वीं तक पढ़ा दिया, दैट्स ऑल, बस बहुत हो गया। उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज हुआ, एजुकेशन और बढ़ा, लड़के और पढ़ना से आगे बढ़े। जैसे जैसे मेल्स में एजुकेशन बढ़ता गया वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग फीमेल का एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो रहा है। आप इस चीज को देखिए, जैसे कि जब फिर 10th तक बच्चे पास करने लगे तो लड़कियों को 8वीं तक पढ़ा लिखा ठीक है। और ये वो पैट्रियार्की की सोच है जो बोलती है कि नहीं, मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की तो ठीक नहीं रहेगी। तो बीच बीच में कभी बात बात में झगड़े में बोल दे, रहने दो, चुप रहो, तुम्हें क्या पता, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं मैं। तो वहां पे अंदर से फाइट करने का वो फीलिंग नहीं आएगा ना। अंदर तो एक है आत्मा, परमात्मा, जो भी कहिए, वो बोलेगा कि बिल्कुल सही कह रही है, चुप बैठ जा। ये तो होता है। तो उसमें क्या होता है, फिर उसका ग्रेजुएशन का ट्रेंड आया, ग्रेजुएट लड़की चाहिए। फिर ग्रेजुएशन के साथ आजकल नया ट्रेंड है कि मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो ऐसा प्रोफेशनल वर्क हो जैसे बीएड हो, ठीक है, जनरली ग्रेजुएशन हो गया, बीएड कर लो। क्यों बीएड कर लो, जेबीटी कर लो, क्यों कर लो भाई? भाई कुछ और भी तो कर सकती है, फैशन डिजाइनिंग कर सकती है, ठीक है, मॉडल बन सकती है, एयर होस्टेस बन सकते हैं, लेकिन नहीं, वो सारी चीजें जो वो चाहती हैं। और खैर मतलब लड़कियों को क्या है, एक मौका मिलेगा एक्सपोजर के लिए, तो जो कराना है वही ठीक है, हम उसी में एडजस्ट कर लेंगे। मेल एंड फीमेल में फीमेल्स आर द मोस्ट एडप्टिव क्रिएचर, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होती है, बहुत प्रोग्रेसिव सोच रखती है वो, ठीक है। तो ये चीज है, तो वही चीज है, एजुकेशन जो है हमारे यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। एजुकेशन कैसा है, मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, और वो सिस्टम भी ऐसा ही बनाया हुआ है। आप अगर
10th में सही मार्क्स नहीं लेके आओगे तो आपके सब्जेक्ट के आपको जो है सब्जेक्ट आपसे छिन जाएगा। ये सिस्टम बनाया हुआ है। मार्क्स के बेसिस पे सब्जेक्ट का सिलेक्शन बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद 10+2 में आपके जितने मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे जो है वो आपका कॉलेज मिलेगा, उसके ऊपर बंद कर दीजिए। कॉलेज अपना एंट्रेंस लेगा, उसमें परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कॉलेज का एंट्रेंस पास करेगा वो जाएगा, तो उसको एक अलग चीज है। फिर जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा, मार्क्स खत्म हो जाएंगे। मार्क्स खत्म होने का मतलब ये नहीं कि टेस्ट नहीं होगा। एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट मतलब मिथ, बहुत कंफ्यूजन ये हो जाता है कि, या फिर कह सकते हैं कि क्या कह रहे हैं, मार्क्स क्यों खत्म कर दो। बिल्कुल नहीं खत्म करना चाहिए। मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन बंद कर देना चाहिए। एडमिशन आपके वैल्यूज पे, आपके चाहे कितने ही स्टूडेंट का एडमिशन क्यों ना लेना हो, हर एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लीजिए, आपके उसके वैल्यूज को चेक करिए। तो ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्क्स लीजिए, टेस्ट तो होना ही चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो बेसिस नहीं होना चाहिए आगे की सीढ़ी के लिए। नहीं तो क्या होता है, बच्चा पूरे साल एक ही चीज पे फोकस होता है, मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए। पाइथागोरस क्यों गया क्रॉस करने के लिए, क्या लेना देना उससे, हमें नहीं पता। हमें थ्योरी फॉर्मूला पता है, याद है, हमें यही करके आना है, बस यही करके आना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये है तो भाई ऐसे ही क्यों जा रहा है, ऐसे 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 क्यों नहीं गया, इस पे हम नहीं सोचेंगे। क्यों सोचना है, वो प्रूफ करके जा चुका है, हमें क्या दिमाग लगाना है। हमें तो बस क्वेश्चन करना है, नंबर आने चाहिए, दैट्स ऑल, खत्म मामला। कैसे नंबर कट रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए। तो सारा का सारा जो नंबर है ना, और नंबर क्यों है, नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट में पूछते हैं, वो बेसिस है एक्चुअली में। आप बेस हटा दीजिए, नंबर तो रहने दीजिए, टेस्ट होगा, मार्क्स आएंगे, लेकिन उसके बेसिस पे अगले स्टेप पे नहीं चूज करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आप 80% लेके आए हैं तभी आपको साइंस मिलेगा, ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज है। क्योंकि हम यहाँ पे एजुकेशन जो है उसका सीधा सीधा मतलब हम निकाल रहे हैं कि भाई साइंस जो है वो नंबर वालों के लिए है। उसके बाद कम नंबर तो कॉमर्स हो गया, और जो नहीं है बिल्कुल पास ही घिसट पिछड़ के हो रहे हैं वो ह्यूमैनिटीज में चले गए। बहुत कम लोग जो है वो 90% ले 10th में 95% लेके आते हैं, उसके बाद में फिर ह्यूमैनिटीज लेते हैं। कल को वो आगे चल करके अगर सिविल सर्वेंट नहीं बनते हैं तो उनकी पूरी फैमिली उस डिसीजन को क्वेश्चन करेगी कि तुम्हें साइंस लेने के लिए बोला गया था, तुम ह्यूमैनिटीज पे चले गए, अपनी मर्जी के करते हो। अपनी मर्जी का करने के लिए करेज करना चाहिए कि यस यू शुड डू, यू हैव एन इंडिविजुअल इन योरसेल्फ। आपका डिसीजन, आपकी चीजें आप बेयर करोगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, नेवर माइंड, वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए। अनदर एग्जांपल of number of 6-year-old child and a fellow student in Grand International shows education without value could lead to chaos in the society. Education is not limited to the classroom, it's lifelong process for optimum development of an individual personality. कोविड का टाइम है, एजुकेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एजुकेशन का मतलब जो होना चाहिए कि अगर कोई क्राइसिस आता है तो आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। जब सब अच्छा होता है तब तो सभी अच्छा होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है तो आप कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको ये सब एजुकेशन सिखाता है। ठीक है, कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, लड़ रहे हैं आपस में, उसको कैसे क्यों होगा वो। भाई कोई नेता बोल करके गया कि हिंदू है ऐसे हैं, मुस्लिम ऐसे हैं, ये एक कम्युनिटी ऐसी है, दूसरी कम्युनिटी ऐसी है, मारो कूटो, और सब चले गए। मतलब सबका अपना दिमाग बिल्कुल नील हो गया और सब उसी काम पे लग गए हैं, और एकदम से सबको वही सही लग रहा है। ये एजुकेशन का पर्पस नहीं है। एजुकेशन का पर्पस है टेक अ ब्रेक, थिंक क्या है, और उसके बाद में फिर आप एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो होल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज हाउ यू रिएक्ट इन योर क्राइसिस, इन द टाइम ऑफ प्रॉब्लम, हाउ यू आर behaving, what is your aptitude, what is your attitude towards others। ये एजुकेशन का मतलब होता है। ठीक है, तो ये चीज है। okay, now to summarize, value education has the capacity to transform the diseased mind into a very young mind, innocent, healthy, natural, fresh and
अटेंटिव माइंड। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे पास हमारे एक स्टूडेंट थे, तो जब हम हिस्ट्री की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तो अकबर वगैरह की बात हुई, तो उसमें ये बोला गया, उसमें उन्होंने एक स्टूडेंट थे, उन्होंने ये बोला कि जो बाबर जब इंडिया में आए तो ताजमहल के पास, ठीक है, ताजमहल बना हुआ था उस टाइम पे, और वहीं पे जो है वो रेस्ट कर रहे थे। तो ताजमहल एक्चुअली में हिंदू टेम्पल है, जिसको पहले मतलब बाबर से पहले बनवाया था राजपूतों ने, और उसके बाद में उन्होंने जब वो आए तो उसमें मकबरा बना करके उसमें वो सारी चीज़ें बाहर से लगा करके और फिर गार्डन बना करके और उसको जो आज का फॉर्म है उसमें चेंज कर दिया गया। ये तो अब ये बात हो गई क्लास में, तो मैंने कहा ठीक है मान लिया। कहाँ से पढ़े हो? तो उन्होंने बोला एक किताब है। तो मैं कहा मैं तो नहीं मान सकता ऐसी किताब को, ठीक है। बकायदा उन्होंने वो किताब लाई और वो किताब देखी और उसमें लिखा हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही जो उसने बताया था। तो मैं तो एज एन इंडिविजुअल, एज ए टीचर, मैं तो ये नहीं समझ पाया कि इस बात का कैसे जवाब दिया जाए। अब जब किताब के बेस पे ही बोल रहा है, अब किताब का पब्लिकेशन मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन इसलिए बता रहा हूँ, पब्लिकेशन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप फिर क्वेश्चन ना करें, ठीक है, कि ये पब्लिकेशन है, आप ढूंढने लगेंगे। यहाँ पे आपका मतलब रिसर्च करना नहीं है ना, यहाँ पे है कि ये एक इवेंट है, ये एक चीज हुई है, ये घटना हुई है, तो इसमें से क्या चीज वैल्यूएबल है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। तो कहने का मतलब ये है, एजुकेशन तो वो भी है, वो पढ़ रहा है, बट क्या ये मतलब एक तरफ उसका फैक्ट है और एक तरफ सारी दुनिया का एक्सेप्टेड फैक्ट है। मतलब बाबर के कितने साल के बाद में जो है वो ताजमहल बना, ये पूरा एविडेंस है, लेकिन किसी राइटर ने वो बुक लिख दी और वो उसको मानने के लिए तैयार है, तमाम किताबों को इग्नोर करके वो उस फैक्ट को मानने के लिए तैयार है। तो वो उस स्टेज पे कैसे पहुंच गया, दैट इज द क्वेश्चन। यही एजुकेशन का मेन पर्पज होता है कि वो एक डिजीज्ड माइंड को किस तरीके से मतलब चेंज करता है या ठीक करता है एक हेल्दी माइंड में, दैट्स द क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है, अगर इसका बेस खराब हो जाए तो एक हेल्दी माइंड भी डिजीज माइंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यूज, है ना। पीके में बोलते हैं कामयाबी के पीछे नहीं, क्या बोलते हैं, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे नहीं। कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। तो स्किल डेवलप करिए, वैल्यूज डेवलप करिए। अ मैन विदाउट वैल्यू इज अ डेमन, ठीक है, सीधी सी बात है। Thus, to become a successful in life, important human qualities along with intellectual development should be the aim of education. आपके लिए भी एम ऑफ एजुकेशन कुछ और हो सकता है, ठीक है, बट ये है कि एम ऑफ एजुकेशन जो है वो किसी भी तरीके से डिजीज माइंड को क्रिएट करना नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पूरे साल बच्चा जो है उसका, बच्चे को छोड़िए, आप टीचर को देखिए। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीएड करके और टीचिंग किया है। मैं उनके ट्रेनिंग के टाइम पे देख रहा था कि बीएड का, एंड इनफैक्ट इस बात को मैं बिल्कुल ओपनली बोलूंगा, पूरे 1 साल 1.5 साल उन्होंने जो बीएड का जो टाइम था एक ही चीज पे निकाला है। हर बार वो कुछ कार्डबोर्ड खरीद के लाते, कोई फाइल लेके आते, फाइल बनाना है, मॉडल बनाने हैं, फाइल बनाने हैं, मॉडल बनाने हैं। आई डोंट नो टीचर्स को आप क्या ट्रेन कर रहे हैं कि फाइल और मॉडल ही बनाए जा रहे हैं, और कौन नहीं जानता है कि बीएड का क्या क्वालिटी है। अच्छे क्वालिटी टीचर्स अगर स्कूल में होते हैं तो स्कूल के स्टूडेंट्स को आगे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसके साथ साथ सिस्टम भी बदलना होता है। ओके, आवर एजुकेशन सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड, लर्निंग मोर इंगेजिंग तो बिल्कुल नहीं है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव के नजरिए से स्टूडेंट को देखा जाता है, वहां स्टूडेंट लर्न नहीं कर रहा है, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती करेगा तो टीचर भी डांटेगा, प्रिंसिपल भी, और इसको घर से भी डांट, तीनों तरफ से। गलती तो हो ही नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट बना के निकलना है। और परफेक्ट, अच्छा एक चीज है कि जब तक आप किसी चीज को अच्छे से ठोक बजा के पीटते नहीं है तब तक वो एक अच्छे से शेप में नहीं हो सकता है।
लेकिन हर कोई शेप में अच्छा चाहता है, लेकिन वो प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहता। जब तक कोई बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा वो सीखेगा कैसे? लेकिन यहाँ मिस्टेक करने पे क्वेश्चन हो जाता है। लर्निंग मोर रेलेवेंट, ठीक है। अब मोर रेलेवेंट क्या? अब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं पूरे इंडिया में, आप पता कर लीजिए कितने परसेंट स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें 8वीं के क्लास 10वीं क्लास तक के बच्चों को मैंडेटरी कंप्यूटर क्लासेस मतलब दी जाती है, और होनी चाहिए कि हर क्लास को वीक में एटलीस्ट, वीक में क्या, यहाँ तो एवरी डे होना चाहिए। क्यों भाई? डिजिटल, हमने तो सारा कुछ डिजिटलाइज कर दिया है, ठीक है। डिजिटल इंडिया का कैंपेन चलाया हमने, हर एक आदमी को खाते से जोड़ने की कोशिश की है, मोबाइल बैंकिंग है, सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है कि पूरा इंडिया डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन एजुकेशन हो। और स्कूल्स में आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो सिर्फ जिनके कम मतलब प्रिंसिपल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में ही सिस्टम नहीं है कंप्यूटर का, होगा भी तो कोई एक्सपी चल रहा है। और फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं, फिर आप कौन से स्कूल्स देखते हैं? जीडी गोयनका देखेंगे आप, रायन इंटरनेशनल स्कूल देखेंगे। पूरे 130 करोड़ के पॉपुलेशन में इनका परसेंटेज निकाल करके देखिए कि कितने परसेंट है। फिर ये मत बोलिए कि पूरा इंडिया जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है और पूरा इंडिया जो है वो डिजिटल हो गया है। वो एक मार्जिनल मोबिलाइज जरूर कह सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन पहुंच गया है, वो भी एजुकेटेड नहीं है, ओटीपी और बाकी चीजों में फर्क नहीं पता, और इसका करप्शन कितना चलता है ये सब जानते हैं। तो रेलेवेंट एजुकेशन होना चाहिए। क्यों नहीं बच्चों को हम बताते हैं कि भाई मोबाइल बैंकिंग कैसे होती है? भाई वो बच्चे के पेरेंट्स नहीं पढ़े, बच्चे को तो अवेयरनेस होगी, एटलीस्ट बच्चा तो बता सकता है माँ बाप को कि भी ऐसा है, ऐसा मत करना, कहीं फोन आ जाइए तो मेरे से बात कराना, एकदम से कुछ नहीं होता है, बैंक एकदम से बंद नहीं करेगा आपके खाते को, कुछ नहीं होगा, काइंड ऑफ। नर्चर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, expose student to new opportunities. There is a famous proverb which says, give a man a fish and he will eat for a day. Teach a man to fish and he will eat for a lifetime. अब ये जो टीच है ना, इसके लिए तो भाई आपको अपने बच्चे को फ्री छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वो सीखेगा। आप डेली खुद ही पकड़ के दोगे तो नहीं सीखेगा। एजुकेशन टुडे इज लार्जली ड्रिवन बाय फैक्ट और डेटा, इसी में मार्क्स भी आते हैं क्या? It can useful for survival purpose only, for getting money, comfort, etc., but not a well-being of person. Holistic development is required, and values play a vital role in holistic development. ठीक है। सोसाइटी इनटॉलरेंस हो गई है, मतलब कुछ ग्रुप मिलकर के एक आदमी को पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या पर्टिकुलर कम्युनिटी में होने के लिए, सिर्फ रिलीजन नहीं, यहाँ तो कास्टिज्म भी है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर कास्ट से होने के वजह से उसको पीट पीट करके मार देते हैं। और उसमें जो भी ये काम करते हैं उन सभी जो है सब स्कूल गए हुए हैं, बट स्कूल में क्या सीखा है? क्या उन्हें इतिहास नहीं पता? क्या उन्हें ज्योग्राफी नहीं पता? क्या उन्हें वैल्यूज नहीं पता? बट फिर भी वो ये एक्ट कर देते हैं। तो ये कैसे पहुंचता है? यही सारा एजुकेशन का मेन पर्पज होता है। ओके, नाउ why only fact-based education is not good? It is driven by, if education is driven by fact, it only gives you logical and analytical perspective of life, but human life is much more than that. It can only give a theoretical aspect and not the practical aspect of any problem. Data feeding society can only make robots and not humans. It makes people more insensitive about the problems like rape, lynching, hatred, discrimination. आए दिन आप सुनते हैं कि बहुत सारे हैं, कपड़ों को लेकर के, लड़कियों को, उनके लाइफ स्टाइल को, चाहे वो अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, इन सब ये कॉमन चीजें हैं जिसको लेकर के सोसाइटी में क्वेश्चन, जज से लेकर के मिनिस्टर तक के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। और हमारा तो कंट्री ऐसा है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठ करके आप पॉर्न देख सकते हैं, लेकिन बहुत मतलब ये आपका जो है अजीब सा है, मतलब थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट हो जाता है। लेकिन छोटे कपड़े पहन करके अगर कोई बाहर जा रहा है, वही ऐसे ही लीडर जो होते हैं वो आपके जो है वो बोलते हैं कि ये गलत है और इन्हीं की वजह से रेप होता है। तो ये जो इनसेंसिटिव है, और जैसे निर्भया इंसिडेंट हुआ था उस समय ये बहुत सोसाइटी का बहुत उठा था कि किस तरीके से सोसाइटी लोग इनसेंसिटिव हो गए,
वो पड़ी रही थी, रास्ते जा रहे थे, किसी ने रोक करके हेल्प करने की कोशिश नहीं की, वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये चीज़ है।